आज हम स्टार्ट करेंगे बॉटनी का एक नया चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस चैप्टर में ज़्यादातर टॉपिक समझने वाले हैं, तो हर एक बात को ध्यान से सुनना है ताकि आपका उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आप सवाल लगाने में आसानी। शुरुआत में एनसीईआरटी में भी बात कही गई है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सेल स्ट्रक्चर की और प्लांट एनाटॉमी की। क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखोगे वहाँ जिक्र हो रहा है सेल मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन्स की परमिएबिलिटी का, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, चैनल प्रोटीन्स का, जाइलम का, फ्लोएम का, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि सेल स्ट्रक्चर प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड होंगी। फिर आगे एनसीईआरटी में कहा गया है कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो फिर बताया जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं और प्लांट हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कौन कौन सी चीज़ें प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती हैं? वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर प्लांट हार्मोन्स। फिर आगे एनसीईआरटी में कहा गया है कि ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस, यानी कि अगर थोड़ी सी दूरी पर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट होना है तो प्लांट्स के अंदर चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं बाय डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, वो बात अलग है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन स्मॉल डिस्टेंसेस पर डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। लॉन्ग डिस्टेंसेस पर अगर चीज़ें ट्रांसपोर्ट होनी है तो वो जाइलम फ्लोएम के जरिए होंगी और इसे बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। तो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस प्लांट्स के अंदर चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ट्रांसलोकेशन होता है वाया जाइलम एंड फ्लोएम और इन द फॉर्म ऑफ मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो। फिर शुरुआत में ही एनसीईआरटी में बात कह दी गई, जैसे जाइलम से वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है तो रूट से ऊपर की तरफ यानी यूनिडायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट होता है। वो बात अलग है कि फ्लोएम के जरिए जब आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि लीव्स के अंदर खाना बना, फिर वो नीचे की तरफ मूव हुआ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को गया और स्टोरेज ऑर्गन्स के अंदर स्टोर्ड भी होगा। जब प्लांट को जरूरत होगी दोबारा खाने की तो उन स्टोरेज ऑर्गन खाना निकले फिर डिफरेंट पार्ट्स हो जाएगा। तो फ्लोएम के अंदर आप ये देखोगे कि चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ भी मूव हो रही, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी फ्लोएम के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का बाई डायरेक्शनली। शुरुआत में एनसीईआरटी मल्टी डायरेक्शनल लिख दिया, मतलब उनका बाई डायरेक्शनली। जाइलम के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर, और फ्लोएम के जरिए बाई डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। याद रहे कितनी बात। तो अब तक की जो बात कही गई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम दो नज़रिए से देख सकते हैं कि ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी बाय डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज सपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी वाया ट्रांसलोकेशन, मतलब ट्रांसलोकेशन होगा बाय वैस्कुलर सिस्टम। ट्रांसलोकेशन बाय वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम फ्लोएम से जब ट्रांसलोकेशन होता है तो वो मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो की शक्ल में होता है, यानी ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें एक साथ ट्रांसपोर्ट होंगी। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, डिफ्यूज़न। जब सारे टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे तो आप उनसे रिलेटेड सवाल भी आसानी से समझ पाओगे। डिफ्यूज़न की डेफिनेशन तो आप 9th क्लास से सुन रहे हो कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूज़न। तो डेफिनेशन से ये बात समझ में आ गई है कि डिफ्यूज़न के अंदर जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं वो गैसेस भी हैं, लिक्विड और सॉलिड। और ये बात भी आपको 9th में ही बता दी गई होगी कि डिफ्यूज़न सबसे फास्ट होता है गैसेस में, फिर उससे कम लिक्विड में और सबसे स्लो होता है सॉलिड में। एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है कि डिफ्यूज़न इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड्स बट डिफ्यूज़न इन सॉलिड, बहुत सॉलिड का सॉलिड के अंदर बहुत कम देखा जाता है। डिफ्यूज़न सॉलिड में तो देखा जाता है रेदर देन इन सॉलिड, यानी उनका कहने का मतलब ये है जैसे कि सॉलिड तो जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, उसके अंदर आप खाने का पानी का ट्रांसपोर्ट देख रहे हो, लेकिन सॉलिड में सॉलिड का ट्रांसपोर्ट आप नहीं देखोगे। जैसे सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन आप ऐसे देख सकते हो कि आगे बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, अगर ये 1 महीने तक रब ना किया जाए बोर्ड, तो ये जो 1 महीने के बाद अगर आप जब रब करेंगे तो ये चौक थोड़ा मुश्किल से रब होगी, क्योंकि यहाँ पर जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो इसमें बोर्ड में डिफ्यूज हो जाएंगे।
तो डिफ्यूजन सॉलिड का सॉलिड में प्लांट्स में ना के बराबर देखा जाता है। सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन देखा जाता है, जैसे खाने का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पानी का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लूइड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन गैसेस में भी देखा जा रहा है, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, और सबसे फास्ट डिफ्यूजन देखा जा रहा है गैसेस के अंदर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फीचर है डिफ्यूजन के वो ये कि डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी कि यहां पर एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, यानी एटीपी खर्च नहीं होगा। दूसरी बात एनसीईआरटी में ये भी लिखी हुई कि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, और ये लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पार्टिकल्स होते हैं डिफ्यूजन में जो इन्वॉल्व हैं मॉलिक्यूल्स, वो रैंडम मूवमेंट शो करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा रैंडम, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप मूवमेंट देखो, ठीक है ना। मूवमेंट डिफ्यूजन में पार्टिकल्स का काफ़ी स्लो होता है। उसकी एग्जांपल उन्होंने इस तरीके से दी कि सपोज कोई एक प्लांट सेल है जिसकी डायमीटर 50 माइक्रोन है, तो इसे पार करने में एक पार्टिकल को 2.5 सेकंड लग जाते हैं, यानी कहने का मतलब ये है डिफ्यूजन काफ़ी स्लो प्रोसेस है। इसके अलावा इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, मॉलिक्यूल्स का रैंडम मूवमेंट होता है। और अगर हम बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की, क्या फ़ायदा हो रहा है डिफ्यूज़न से, तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है जैसे कि लीव्स के अंदर जो एंट्री हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, और जो बाहर ऑक्सीजन निकल रही है, डिफ्यूज़न के ज़रिए ही हो रहा है। इसके अलावा जो प्लांट हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी डिफ्यूज़न के ज़रिए ही हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है प्लांट के अंदर, वो भी डिफ्यूज़न के ज़रिए ही हो रहा है, ठीक है ना। इवन जो ऑस्मोसिस होती है ये भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है जो कि अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। तो सिग्निफिकेंस डिफ्यूजन क्या है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं प्लांट्स के अंदर वो डिफ्यूजन के जरिए हो रहा है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि जो गैस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट्स के अंदर वो डिफ्यूजन के जरिए होता है। इवन प्लांट हार्मोन का ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के जरिए होता है, ट्रांसपायरेशन भी डिफ्यूजन के जरिए हो रहा है। ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पासेस थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने क्या देखे डिफ्यूजन के, कि इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये एक स्लो प्रोसेस है, मॉलिक्यूल्स रैंडम मूवमेंट शो करते हैं। डिफ्यूजन लिक्विड्स और गैसेस में ज़्यादातर देखा जाता है, सॉलिड्स के अंदर भी मूवमेंट देखा जाता है, सॉलिड का सॉलिड में रेयरली देखा जाता है, ठीक है ना। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। वो फैक्टर जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। इसके अलावा साइज ऑफ द पार्टिकल्स, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, प्रेशर या फिर डिफ्यूजन प्रेशर। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मामला यह है कि डिफ्यूजन है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का अगर दो मीडियम के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा है तो फिर डिफ्यूजन फास्ट होगा। टेम्परेचर की अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिफ्यूजन की स्पीड बढ़ जाती है। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, अगर परमेबिलिटी ज़्यादा है तो फिर जाहिर सी बात डिफ्यूजन भी फास्ट होगा। हम मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पर अलग से बात करेंगे। साइज ऑफ द पार्टिकल, जितना छोटा पार्टिकल उतना फास्ट मूव करेगा। प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर पर डिपेंड करेगा, ये पूरा एक टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स, अब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का ज़्यादातर पोर्शन बायलेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो जिस मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होना है अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो फिर मूवमेंट फास्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन होता है वाया ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या मेम्ब्रेन प्रोटीन तो उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोला जाता है। यहाँ पर भी एटीपी का खर्चा नहीं होता, एनर्जी खर्च नहीं होती। अब इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए प्रीवियस ईयर में और एनसीईआरटी में दूसरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप सिंपल से इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वाया ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन
या फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। दूसरी जगह एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कैरियर प्रोटीन्स या फिर चैनल प्रोटीन। ये तमाम अल्फाज एनसीईआरटी में इस्तेमाल हुए हैं। चैनल प्रोटीन्स विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी खर्च यहां भी नहीं होती, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट फीचर्स क्या हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पहली बात तो ये कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। दूसरी बात ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन या चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन्स, है ना, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात ये कि क्योंकि पैसिव मूवमेंट है यहाँ पर, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जैसे कि आप डिफ्यूजन में सुन रहे थे, है ना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी है, अब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे, है ना, नाम ही उनका इसलिए दिया गया है। तो अगर मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है कि तमाम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, सबसे चीज़ें मूव हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट तभी हो सकता है जब तमाम मेम्ब्रेन इसके अंदर इन्वॉल्व हो। तो इस वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन रेट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो डिफ्यूजन रेट या ट्रांसपोर्ट का रेट मैक्सिमम होगा, डिफ्यूजन रेट मैक्सिमम होगा व्हेन ऑल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, है ना, व्हेन ऑल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, है ना। और जब सारे के सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे तो उस वक्त जो डिफ्यूजन रेट होगा सबसे फास्ट होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सबसे फास्ट हो रहा होगा, ये कहलाता है सैचुरेशन। तो सवाल बन सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सैचुरेशन कब आएगा, तो आप बोलेंगे जबकि सारे के सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व हों, यानी डिफ्यूजन रेट उस वक्त सबसे ज़्यादा चल रहा होगा। अब क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं तो आप ये कह सकते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ वेरी स्पेसिफिक, वो कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा, कुछ को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, और ये सेंसिटिव होगा इनहिबिटर्स के लिए भी, एंड इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर, क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस हो जो कि उस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाए, उसकी साइड चेन से बाइंड कर जाए, तो फिर मूवमेंट रुक जाएगा। तो ये दो तीन लफ्ज इंपॉर्टेंट, ये तो आप समझ ही रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस, यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं जो मूवमेंट होगा वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, है ना, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट रेट होगा वो मैक्सिमम होगा जब सारे के सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे, इससे बोला जाता है सैचुरेशन। इसके अलावा दो लफ्ज आप और याद रख लेंगे, क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के अक्रॉस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बहुत स्पेसिफिक है, और ये सेंसिटिव होगा इनहिबिटर्स के, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से चीजें बाइंड करके इधर से उधर मूव करेंगे। अब जैसे एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दे रखा है और उन्होंने इस डायग्राम के जरिए बात समझाई है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उनका ये काम नहीं होता, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो पहले से मेंटेन होगी। अब देखिए इस डायग्राम में दिखा रखा है कि मॉलिक्यूल इधर बाउंड हुआ और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रोटेट किया और वो उसने उधर को दूसरी तरफ उसको मॉलिक्यूल को पहुंचा दिया। तो इसका काम ये होता है कि मॉलिक्यूल रोटेट करके मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर पहुंचा देते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रोटेट करते हैं, चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात आपको यहाँ पर सीखनी कि टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तीन तरीके का होता है, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट, है ना। आसान सा एक ही बार में डायग्राम से आप समझ जाएंगे। जैसे सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है और ये बीच में ये कैरियर प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, तीनों को देख लेते हैं। ये बीच में कैरियर प्रोटीन है, ये बीच में कैरियर प्रोटीन। अब अगर एक बार में एक ही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो ये यूनिपोर्ट कहलाता है। एंटीपोर्ट जब दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो तो ये एंटीपोर्ट कहलाता है। अगर दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट तो ये सिम्पोर्ट कहलाता है। तो दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे सिम्पोर्ट, दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे तो एंटीपोर्ट वाया कैरियर प्रोटीन। ये बीच में जो गोला दिखाया है ये कैरियर प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है ना। जो बात शुरुआत में हो रही थी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अक्रॉस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन के होता है।
और अगर एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंडिपेंडेंट है दूसरे मॉलिक्यूल से, जैसे एक बार में एक ही मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है, ये कहलाता है यूनिपोर्ट। ठीक है ना। आगे इसी टॉपिक में एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है पोरेंस। उन्होंने बताया कि पोरेंस आर स्मॉल साइज प्रोटीन चैनल्स, ये स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि लार्ज पोर बनाते हैं ऑन द आउटर साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड सम बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सम बैक्टीरिया। तो पोरेंस आर स्मॉल साइज प्रोटीन्स, या आप कह सकते हैं दे आर प्रोटीन चैनल्स दैट फॉर्म लार्ज साइज स्पोर। तो पोरेंस प्रोटीन्स हैं, या फिर कह सकते हैं प्रोटीन चैनल्स हैं जो कि बड़े बड़े सुराग बनाते हैं ऑन द आउटर सर्फेस माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सम बैक्टीरिया। जाहिर सी बात है चीजों का मूवमेंट कराने के। तो पोरेंस आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का मतलब है दे आर प्रोटीन चैनल्स। पोरेंस आर प्रोटीन चैनल्स जो कि बनाते हैं दैट फॉर्म लार्ज साइज स्पोर्स, लार्ज साइज स्पोर्स ऑन द आउटर सरफेस, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सम बैक्टीरिया। एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का पॉइंट ये भी दे रखा है कि प्लांट्स के अंदर वाटर के बल्क मूवमेंट के लिए, प्लांट्स के अंदर वाटर के बल्क मूवमेंट के लिए वाटर चैनल्स होते हैं। वाटर चैनल मतलब वही प्रोटीन चैनल्स होते हैं। एंड दीज वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। तो ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में बन के आ सकता है कि प्लांट्स के अंदर बल्क मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए वाटर चैनल्स होते हैं, यानी प्रोटीन चैनल्स होते हैं, वैसे ही जैसे कि ये दिखा रखे हैं। दैट आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। दैट आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। तो फैसिलिटी डिफ्यूजन में और डिफ्यूजन में बेसिक फर्क ये है कि फैसिलिटी डिफ्यूजन के अंदर जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो अक्रॉस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन से अक्रॉस होता है ना। और दूसरी बात ये कि डिफ्यूजन की तरह यहाँ पर भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और यहाँ पर भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है। लेकिन जो फर्क आ जाता है वो क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के अक्रॉस ही होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक सेल मेम्ब्रेन पर जितने भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, सब पर ही मूवमेंट हो रहा है। तो उस वक्त बोला जाएगा कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसे बोला जाता है सैचुरेशन। जाहिर सी बात है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अक्रॉस मूवमेंट होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर जाते हैं, फिर वो रोटेट करता है, वो चीज़ों को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ खास मॉलिक्यूल को ही ट्रांसपोर्ट करता हो, सबको ये नहीं करता होगा। अब ये क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर ये सेंसिटिव होंगे इनहिबिटर्स के लिए। ठीक है ना। दूसरी बात मैंने यहाँ पर आपको बताई कि फैसिलिटी 3 तरीके होता है। अगर सिंगल मॉलिक्यूल मूव कर रहा है यूनिपोर्ट, 2 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो एंटीपोर्ट, और 2 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो ये कहलाता है सिम्पोर्ट। पोरेंस क्या होते हैं? पोरेंस आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन चैनल्स दैट फॉर्म लार्ज साइज स्पोर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सम बैक्टीरिया। इस लाइन में बहुत बार सवाल आ चुके हैं। और वही एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि प्लांट्स के अंदर वाटर के बल्क मूवमेंट के लिए वाटर चैनल्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन चैनल्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है?